बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में से संट या पार्श्ववाही वाही को देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं कि संट क्या है, संट से लाभ क्या है, संट से हानि क्या है, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम सबसे पहले आंसर देंगे, तब संट की परिभाषा पहले बताएंगे। संट अल्प प्रतिरोध यानी बहुत ही कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए धारामापी के साथ हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए इस लाइन को समझते हैं कैसे इसको जोड़ा जाता है। ये है धारामापी। धारामापी में हम यहाँ पर देखिए, इनके ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा, दोनों सिरों से हम देखते हैं इनसे समांतर क्रम में हम इस तरह से इस कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं और जिसे संट कहा जाता है। चूँकि यह अल्प प्रतिरोध का होता है और गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के साथ यह समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, तो इसे संट का नाम दिया गया है और इसको संट कहते हैं। क्लियर? और आप देख रहे होंगे, पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इधर मेन धारा आ रही है, मुख्य धारा इधर से आ रही है। क्लियर? ठीक है, तो मुख्य धारा यहाँ से आ रही है, यानी आई के रूप में आ रही है। फिर उसके बाद देखिए, वह यहाँ पर आकर दो भाग में बढ़ जाती है। एक धारा जो है आई जी के रूप में धारामापी से जाती है, यानी धारामापी से जा रही है, उसे हम आई जी नाम दे देते हैं। दूसरी धारा जो है विद्युत धारा, वह संट से होकर जाती है, इसलिए उसको आई एस का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इनसे जाने वाली धारा आई जी गैल्वेनोमीटर से और एस से जाने वाली धारा यह आई एस होगा। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर संट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ हमेशा धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर इसी तरह जोड़ते यहीं पर ही तो वह श्रेणी क्रम होता, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है, यानी यह समांतर क्रम होता है। ओके, और यहाँ पर जब मुख्य धारा इस प्रकार से यहाँ प्रवाहित होती है तो मुख्य धारा आई के रूप में यह इस बिंदु ए पर आकर यह कुछ धारा जो है धारामापी से प्रवाहित होती है और मेन धारा संट से होकर प्रवाहित होती है। तो अल्प मात्रा में धारा यहाँ से होकर जा रही है, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि धारामाप बहुत सुग्राही होता है, तो अल्प मात्रा में धारा जाती है तो उसको वह विक्षेप हो जाता है और उस कुंडली में विक्षेप हो जाता है और मेज़र कर सकता है उसको। धारामापी केवल धारा को माप सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं, इस चीज़ का पता लगाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि धारामापी के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, वैसे ही संट के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। धारामापी के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वह वीजी के रूप में हुआ और संट के सिरों के बीच में विभवांतर वह उत्पन्न हो रहा है वह वी एस के रूप में होगा। आप देख लीजिए डायग्राम को। यहाँ पर आकर यहाँ से आई जी धारा, संट से आई एस धारा, फिर वह इस बी पॉइंट पर मिलती है। इधर से जी से प्रवाहित धारा आई जी के रूप में है, वह इस बी पॉइंट पर मिलती है। फिर देखिए ये मुख्य धारा के रूप में, इस तरह से यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है। यह संट कहलाता है। यह क्लियर? चलिए अब हम इसके लिए हमको डिस्क्रिप्शन, इसकी व्याख्या करते हैं, गणितीय व्यंजक निकालते हैं इसके लिए। ओके, तो हम किस प्रकार करेंगे उस चीज़ को अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एस लेते हैं। यह एक संट है जो धारामापी जी के साथ समांतर क्रम में लगाया गया है। ओके, यहाँ पर कैपिटल जी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है। ओके, एस संट का प्रतिरोध है। आई जी यह धारामापी से प्रवाहित धारा।
IS शंट से प्रवाहित धारा। ओके, इतना हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने जैसा देखा अभी डायग्राम में कि यहाँ हम S और G दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस वजह से यहाँ पर धारामापी के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर शंट के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के बराबर है। क्लियर? तो उस चीज़ से हम फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर इक्वल्स टू शंट के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब इसकी वैल्यू को हम निकालने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देती हूँ कि ओम का नियम क्या कहता है, ये आप जानते हैं भली भांति। V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, यानी किसी चालक के सिरों के बीच अगर हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है विभवांतर। तो ये हो गया V इक्वल्स टू R I लेते हैं हम, R चालक का प्रतिरोध होता है। इसी से ही हम इस कॉन्सेप्ट का, इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर और शंट के सिरों के बीच विभवांतर को हम निकालेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। तो हम फिर यहाँ देखिए, यहाँ VRI है, यह चूँकि यह धारामापी के सिरों के बीच, तो धारामापी का विभवांतर विभवांतर क्या हो जाएगा VG, और शंट के सिरों के बीच का विभवांतर VS से अगर सपोज हम दर्शाते हैं तो प्रतिरोध कितना है धारामापी का, यहाँ पर G है, कैपिटल G, और प्रवाहित धारा क्या है IG। वैसे ही यहाँ पर VS, यहाँ पर शंट का प्रतिरोध कितना था, कैपिटल S, प्रवाहित धारा IS, ये आ गया। यहाँ से फिर हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। I इधर तिर्यक गुणा करके IS अपॉन IG, इधर क्या हो जाएगा, आप देखिए G इधर है तो G अपॉन S। ओके, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में भी लिख सकते हैं। मेन हमको यहाँ पर निकालना है, जो शंट हम जोड़े हैं उस शंट के प्रतिरोध S का मान निकालना है। और चूँकि हम धारामापी की सुरक्षा के लिए इस शंट को जोड़े हैं, तो धारामापी से अल्प मात्रा में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस अल्प मात्रा में प्रवाहित धारा का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर? तो IS अपॉन IG इंटू G अपॉन S, ये निकल गया यहाँ तक। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, एक चीज़ हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। देखिए, I 2 भाग में यहाँ पर बट जा रहा है, तो हम इस चित्र से आप यहाँ पर बता सकते हैं या फिर आप यहीं पर ही बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम ये लिख सकते हैं I इक्वल्स टू IG प्लस IS। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब हम ये जो था उसको हम इक्वेशन 2 कह दिए। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं। अब चूँकि हमारा टारगेट क्या है, धारामापी में प्रवाहित धारा का मान निकालना और शंट का मान निकालना, S का मान निकालना। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर IS अपॉन IG प्लस 1 इक्वल्स टू G अपॉन S प्लस 1, ये होगा। आप इसको फिर सॉल्व कीजिए। चलिए, LCM आ जाएगा यहाँ पर IG, यहाँ IS प्लस IG हो जाएगा, इधर LCM आ जाएगा S, इधर ऊपर में G प्लस S हो जाएगा।
ओके, अब देखिए हम इक्वेशन 1 से हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या था इक्वेशन 1 में कि I इक्वल्स टू आई एस प्लस आई जी, यह था, या आई जी प्लस आई एस एक ही मतलब है ये। तो इस यहाँ पर आई एस प्लस आई जी के जगह में यहाँ पर हम आई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से हम आई इक्वल्स टू आई एस प्लस आई जी रखेंगे यहाँ पर मान। तो हमको यह मिल जाएगा आई अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन एस। हमको इस फॉर्म में मिल गई वैल्यू। यहाँ से हम आई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वह हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, इसी का ही एक फॉर्म निकालते हैं। आई जी इक्वल्स टू, ओके, ये नीचे आ जाएगा। तो हम इनको अरेंज करके इस प्रकार लिख लेते हैं, एस इंटू आई अपॉन जी प्लस एस, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, इक्वेशन 4 से हम ये कह सकते हैं कि धारामापी से होकर बहने वाली धारा आई जी मुख्य धारा आई का एस अपॉन एस प्लस जी वां भाग होगा। हम इस इक्वेशन 4 को देखकर यह कह सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो हम संट डायग्राम बनाए उसके बाद फिर ये जो सारा चीज़ हम बता रहे हैं वो संट के बारे में बता रहे हैं ना, संट का सिद्धांत ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हम धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालेंगे और हम संट का प्रतिरोध निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाल लिया और यह क्या हुआ, धारामापी से होकर बहने वाली धारा आई जी की वैल्यू मुख्य धारा आई का एस अपॉन जी प्लस या एस प्लस जी वां भाग होगा। ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस धारामापी में, जब हम धारामापी में संट लगाते हैं तो अलग अलग प्रतिरोध की इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग प्रतिरोध के संट लगाकर हम धारामापी में मुख्य धारा का कोई भी एक भाग हम प्रवाहित कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा करने से धारामापी की रेंज बढ़ जाती है। ओके, चलिए हमारा तो एक पार्ट तो निकल गया। अब सेकंड पार्ट जो एस की वैल्यू है उसको हमको निकालना है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि मुख्य धारा आई है, इसका मान लो एनवा भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होती है। तो हम ये इस चीज़ को इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मुख्य धारा का एनवा भाग यानी आई इक्वल्स टू धारामापी से प्रवाहित धारा, एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित होती है। तो आई इक्वल्स टू एन इंटू आई जी। अब हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले हमने इसको इस फॉर्म में बताया, देख लीजिए, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई यानी मुख्य धारा आई का एनवा भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, धारामापी आई जी से प्रवाहित धारा आई जी मुख्य धारा का एस अपॉन एस प्लस जीवा भाग प्रवाहित होता है, उसी को हम यहाँ पर एनवा भाग ले लिए हैं। ओके, एस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इस वजह से। तो हम इसको आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन तिर्यक गुणा करके हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। और इस रूप में रखने का मतलब भी हमारा ये है कि हम इसकी वैल्यू हम आगे रखेंगे। आप इक्वेशन 3 को देखिए। इस इक्वेशन 3 में आई अपॉन आई जी की वैल्यू आपको दिख रही है। आप इसी को इस रूप में भी आप अरेंज कर सकते हैं, आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस के रूप में भी लिख सकते हैं। और हम इसी को ही इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं। इसको ना कह के हम इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यह जो
यहाँ पर जो वैल्यू आई है वह Ig/I के फॉर्म में आई है, तो हम इस इक्वेशन 3 का यूज़ यहाँ पर करेंगे और यानी इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। क्लियर? देख, मैंने यहाँ पर जस्ट इसका व्युत्क्रम निकाल दिया तो Ig/I हो गया। ओके, हम इस फॉर्म में भी रख कर वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसी से ही करना है तो आप इसको नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर जैसे हमको ये वैल्यू मिली है उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ Ig/I आया यानी इक्वेशन 3 को ले लेती हूँ। इक्वेशन 3 हमारा ये कहता है Ig/I इक्वल्स टू S/G+S। तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/n इक्वल्स टू S/G+S। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तिर्यक गुणा करके। अब हम इसको तिर्यक गुणा जब करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आ जाता है ये NS इक्वल्स टू G+S। S वाले टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये आ गया NS इक्वल्स टू G। S कॉमन निकाल लेते हैं हम, N-1 इक्वल्स टू G। इससे फिर हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो G/N-1, और यही जो है शंट के प्रतिरोध का मान है। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि यदि हम मुख्य धारा I के nवें भाग को धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं या करते हैं तो शंट का प्रतिरोध धारा के प्रतिरोध का N-1वां भाग होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से। और यही जो है शंट का सिद्धांत है। क्लियर? शायद यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, आप रिवीजन करके रिपीट करके आप देख सकते हैं, बार बार देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इजी है यह। अब हम शंट, किसी भी धारामापी के साथ शंट लगाने से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होता है उस चीज़ को देखते हैं। ओके, ये पूरा क्वेश्चन जो है एक साथ आता है कि शंट किसे कहते हैं, शंट का सिद्धांत समझाइए, या किसी धारामापी के साथ शंट लगाने से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होती है। चलिए अब उसको देख लेते हैं। चलिए शंट का लाभ देखते हैं। शंट लगाकर किसी भी धारामापी को हम किसी भी रेंज के एमीटर में बदल सकते हैं। यह हम अभी देखेंगे आगे। ओके, धारामापी का एमीटर के रूप में कन्वर्जन। क्लियर? और सेकंड, मैंने शंट धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। यह शंट जो है धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है, क्योंकि यह शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसको हम धारामापी के साथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, जिससे कुंडली बच जाती है जलने से, यानी क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। और शंट लगाने से अधिक विक्षेप उत्पन्न न होने से इसके संकेतक टूटने की भी संभावना नहीं रहती है। जब हम इसको शंट लगाए हैं मतलब वहाँ पर कुंडली से कुछ धारामापी की कुंडली से मुख्य धारा का कुछ ही भाग वहाँ से जाएगा, मेन भाग तो शंट से चला जाता है। तो यहाँ कुंडली में विक्षेप, जितनी धारा वहाँ जाएगी उसी के हिसाब से विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इस वजह से जो वहाँ पर निडल रहता है, संकेतक रहता है, वह नहीं टूट पाता, फिर वह सही रहता है ना, टूटने की संभावना उसमें नहीं रहती है। यही कहने का मतलब है। थर्ड में देखते हैं हम, अलग अलग प्रतिरोधों के शंट को उपयोग करके एमीटर की परास को हम बदल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोध का शंट यूज़ कर सकते हैं। ओके। फोर्थ, शंट के प्रयोग से धारामापी की हम परिणामी प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। शंट के प्रयोग करने से हम यहाँ पर उसका परिणामी प्रतिरोध भी हम कम कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शंट लगाकर किसी भी धारामापी के परास को बढ़ा सकते हैं
और एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं और शंट के उपयोग से धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। क्लियर? अब हम हानि पर आते हैं। शंट से हानि ये हो सकता है कि धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है शंट का उपयोग करने से। ठीक है, हमने कहा ना कि धारामापी बहुत सुग्राही होता है करके, गैल्वेनोमीटर। तो शंट के उपयोग करने से धारामापी और कि उसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में अगर जीरो विक्षेप की स्थिति आती है ना, अगर हमको अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी किसी परिपथ में, तो अविक्षेप की स्थिति में हमको वहीं पर ही जब अविक्षेप की स्थिति हमको मिलती है उसी कंडीशन में ही शंट को निकाल लेना चाहिए, नहीं तो उस धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब यहाँ आगे इसमें ये भी आता है कि शंट का उपयोग बताइए। शंट का उपयोग ये है कि कुछ चीज़ें तो अभी आप ऊपर में देखे भी हैं इनके लाभ में, वही चीज़ हम यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं। वही कि धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा करने के लिए, यानी जो मेन धारा आ रही है, मुख्य धारा, वहाँ से अगर वहाँ पर हम अगर शंट का उपयोग समांतर क्रम में कर देते धारामापी में, तो कुछ ही भाग वहाँ पर आता है मुख्य धारा का, यानी प्रबल धारा से उसकी सुरक्षा हो जाती है, यानी वह क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। सेकंड, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर? यानी धारामापी के साथ शंट को अगर हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो हम एमीटर के रूप में उसको बदल सकते हैं। उसके बाद जब एमीटर के रूप में इसको बदलते हैं, यानी एमीटर के परास को बढ़ाने के लिए भी शंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम ऊपर में देखें ना कि भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट उपयोग करके एमीटर के परास को बदला जा सकता है, वो वही चीज़ है। ओके, यानी इसकी रेंज बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज शंट के बारे में देखें। शंट क्या है, शंट के सिद्धांत, शंट से लाभ, शंट से हानि और शंट का उपयोग, ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।